मोदी ध्यान लगाए तो विपक्ष क्यों परेशान हो गया है? चुनाव प्रचार खत्म करके अगर पीएम मोदी साधना करना चाहते हैं तो इससे विपक्ष को क्या दिक्कत हो सकती है? क्या ध्यान लगाने से, साधना करने से चुनाव में कोई खलल हो सकता है? चुनावी माइलेज लिया जा सकता है? सियासी नफा नुकसान गुणागणित हो सकता है? नमस्कार, मैं विवेक शांडिल्य और आप देख रहे हैं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो, आपका सबसे पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। दरअसल 7वें और अंतिम चरण का प्रचार थम चुका है। पीएम मोदी अगले 45 घंटे तक ध्यान मग्न रहेंगे। कन्याकुमारी में समंदर की शांत लहरों के बीच साधना करेंगे। पीएम मोदी उसी स्थान पर ध्यान लगाएंगे जहां कभी स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था, जिसके बाद कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद को दिव्य ज्ञान मिला था और यहीं पर स्वामी विवेकानंद ने विकसित भारत का सपना देखा था। भारत के भूत, वर्तमान और भविष्य को लेकर उन्होंने सपना संजोया था। लेकिन पीएम मोदी के ध्यान योग में एक पेच फंस गया है। 1 जून को अंतिम चरण का मतदान होना है और उस दिन दोपहर 3 बजे तक मोदी साधना में लीन रहेंगे। विपक्ष की दलील यह है कि यह चुनाव प्रचार का एक तरीका है। मोदी का ध्यान योग चैनलों और सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जाएगा, जिससे मतदाताओं पर असर हो सकता है। तो क्या प्रधानमंत्री अगर साधना करे तो इससे चुनाव प्रभावित हो जाएगा? क्या पीएम मोदी का यह सियासी स्टंट है? कुछ विपक्षी नेताओं ने कहा है कि पीएम को अब ध्यान नहीं, प्रायश्चित करना चाहिए। कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर, पीएम मोदी के ध्यान पर सियासी संग्राम इस वक्त छिड़ा हुआ है। इसी मसले पर आज की बड़ी बहस, मेहमानों का एक बड़ा पैनल रहेगा हमारे साथ मौजूद। सवाल मैं आपको पहले बता देता हूं, मोदी करे ध्यान तो विपक्ष क्यों करे संग्राम? सवाल नंबर 2, मोदी का मेडिटेशन तो क्या इंडिया गठबंधन को टेंशन? और सवाल नंबर 3, अगर इसे पॉलिटिकल स्टंट बताया जा रहा है तो आज की तारीख में कौन सा नेता पॉलिटिकल स्टंट नहीं करता है? नेता तो जेल से अंदर आते जाते भी पॉलिटिकल स्टंट करते हैं। तो क्या 24 की लड़ाई पॉलिटिकल स्टंट पर आ चुकी है? बड़ी डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए आप। फैसले की घड़ी नजदीक है। 4 जून को पूरा देश सियासी संग्राम के अंजाम पर टकटकी लगाए बैठा होगा। देश की सियासत में ये चुनाव सबसे अहम पड़ाव है। मोदी की पूरी साख दांव पर है और विपक्ष के सामने वजूद का सवाल। 4 जून को 400 पार। घबराए हुए हैं, डर गए हैं, क्योंकि जानते हैं कि इलेक्शन हाथ से जा रहा है। इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो चुकी है। सियासी घमासान के बीच पीएम मोदी अब ध्यान में जाएंगे। देश के दक्षिणी छोर पर समंदर के बीच ये वही विवेकानंद रॉक मेमोरियल है जहां पीएम मोदी 45 घंटे तक साधना करेंगे। इसी स्थान पर स्वामी विवेकानंद ने 3 दिन तक ध्यान लगाया था। पूरे देश का भ्रमण कर स्वामी जी यहां पहुंचे थे। कहते हैं कि इस शिला पर 3 दिन तक साधना करने के बाद उन्होंने विकसित भारत का सपना देखा था। पीएम की ध्यान साधना पर सियासी घमासान तेज हो गया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर इसका प्रसारण हुआ तो चुनाव आयोग से शिकायत की जाएगी।
विपक्ष कह रहा है कि ध्यान लगाएं, लेकिन कैमरों से बचें, कहीं ध्यान में व्यवधान न खड़ा हो जाए। बीजेपी और संत समाज ने इसे सनातन से जोड़ा है। जहां पर विवेकानंद जी कभी मेडिटेशन किए थे, वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। और दूसरा, वहां तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है, उसके बाद तो आगे पानी पानी है, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे उसके आगे। कहीं ऐसा तो नहीं एंटार्क्टिका की तरफ जा रहे हो, क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ। और याद रखना, ये गर्मी के कारण भी हार रहे हैं। जो जनता को परेशान किया इन्होंने गर्मी में, ये जनता इन्हें हराएगी इस बार। मार्केटिंग करने जा रहे हैं, फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, शूटिंग करने जा रहे हैं। पिछले बार गुफा में बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे, इस बार कन्याकुमारी जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि मीडिया और कैमरा पे प्रतिबंध लगाएं और जाइए, जो ध्यान करना कीजिए, ध्यान में बाधाओं को मत लाइए। कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है, हताशा में है, इसीलिए प्रधानमंत्री को गालियां भी दे रहे हैं और प्रधानमंत्री के साधना पर भी उनको ऐतराज हो रहा है, जबकि भारतीय परंपरा का ये सबसे बड़ा सनातन धर्म का ये साधना ही सब कुछ है। ये कांग्रेस पार्टी हार मान चुकी है, इसीलिए ऐसा पहल कर रही है। पीएम ध्यान लगाएं, इससे आखिर विपक्ष को क्या परेशानी है? दरअसल दलील है कि प्रचार खत्म होने के बाद पीएम सियासी स्टंट कर रहे हैं। ध्यान योग के जरिए 7वें चरण के मतदान को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अपने सियासी तीर के जरिए विपक्ष मोदी का ध्यान भंग करना चाहता है? क्या वाकई पीएम मोदी का ये सियासी स्टंट है? इन तमाम सवालों के साथ आज सबका हिसाब होगा। तो सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और वहां से तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। तस्वीरें देखिए, हालांकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम 1 तारीख तक यहीं पर चलेगा और इसी पर ऐतराज है विपक्ष को कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो वहां पर मीडिया के कैमरे, सोशल मीडिया पर उनके लाइव टेलीकास्ट, यूट्यूब पर लाइव टेलीकास्ट नहीं होने चाहिए। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए विपक्ष इसे पॉलिटिकल स्टंट बता रहा है और कैमरे का स्टंट बता रहा है, मार्केटिंग इवेंट बता रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए अनिरुद्ध सिंह प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए, यश श्रीवास्तव प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हमारे साथ जुड़ गए, अंकुश श्रीवास्तव संपादक नवोदय टाइम्स हमारे साथ जुड़ गए, प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए, रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यश से शुरुआत करें, क्योंकि शिकायत सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से गई है। यश, क्या आपत्ति हो सकती है अगर एक प्रधानमंत्री जाकर ध्यान करें, पूजा करें और उसे टेलीविजन पर दिखाया जाए? वो बेशक चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वर्तमान वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नहीं है, वो कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं और अब जाने वाले प्रधानमंत्री हैं। मैं आज यहाँ ये जानता था कि हमारे पूरे दल के चुनाव आयोग से मिलने के बावजूद ये घटिया तमाशा जरूर होगा कि एक न्यूज चैनल पोस्ट कर रहा है कि भाई इतने पुलिसकर्मी तैनात हैं, आप उसका वीडियो टेलीकास्ट दिखा रहे हैं। जाहिर है ये सबको दिखाया जाएगा और ऐसा बताया जाएगा कि दुनिया में इस एक जुमलेबाज आदमी के पहले कभी कोई तपस्या करने पैदा ही नहीं हुआ भारत में। इनको यही नहीं पता है कि विवेकानंद हिंदुत्व, जो संघ का हिंदुत्व है, उसके खिलाफ थे। वो किसी भी तरह के धार्मिक उन्माद के खिलाफ थे। रामकृष्ण मिशन में आज भी हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कई भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, वो भाषाएं जिनके खिलाफ ये संघ वाले आंदोलन करते रहते हैं। तो मैं अपनी इस मामले में बात को यहीं पर रोक दूंगा। मैं इस बात को उठाऊंगा कि आज पूरा सोशल मीडिया एक विदेश में एक जगह पर हुए हमले के बारे में बात कर रहा है, मणिपुर के बारे में बात कर रहा है, जिसके बारे में ना तो हमारे महान
ध्यान मग्न प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, ना ही पूरी बीजेपी बात कर रही है। तो असली मुद्दों से भटकाने के लिए यह स्टंटबाजी, पब्लिक मनी और सरकारी पैसे के दम पे ये घूमा फिरी और मीडिया को बुला बुला के दिखाना कि देखो भैया मैं सॉलिट्यूड में तपस्या कर रहा हूं, मेरे ऊपर आके 1000 कैमरे लगा के देखो। ये टिकटॉक छाप हरकतों से आगे बढ़ाने के लिए अब देश को एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए, बस। जी, तो भारत जोड़ो यात्रा भी पॉलिटिकल इवेंट, मार्केटिंग इवेंट था क्या? नहीं, ये मुझे ये 50 कैमरों के साथ चलना, लग्जरी बसेस लगाना, नहीं 5 स्टार टॉयलेट सीट तैयार करवाना, उसकी फिल्मिंग करवाना, उसकी वीडियोग्राफी करवाना। विवेक जी, ये एक बात आपने, हमारे इतने दिनों का जो भी हमारा साथ रहा परिचर्चाओं का, ये एक बात आपने गलत की। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, अब बात सही और गलत आपके परिप्रेक्ष्य में हो सकती है, हो सकता है दर्शकों के परिप्रेक्ष्य में ना हो। मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, इसमें ऑफेंड होने की कोई बात नहीं। नहीं, मैं ऑफेंड नहीं हो रहा। हाँ, मैं ऑफेंड नहीं हो रहा। हाँ, बोलिए ना। भारत जोड़ो यात्रा किसी एक आदमी का तमाशा नहीं था। भारत जोड़ो यात्रा में गरीब, किसान, मजदूर, महिला, बिना जाति धर्म पूछे आए थे। राहुल गांधी जी के चारों तरफ कैमरा घूम रहा है, ऐसा नहीं था। उसमें आने वाले हर व्यक्ति के बारे में बताया गया। भारत जोड़ो यात्रा सड़क पर लोगों के बीच में थी। किसी एक जगह जाके रोज न्यूज में ये नहीं हो रहा था कि आज इतने पुलिसकर्मी तैनात हैं, आज राहुल गांधी जी इस एंगल से फोटो खिंचा रहे हैं, आज ये हो रहा है। राहुल गांधी जी ने कुछ नहीं सोचा। उनकी दाढ़ी बढ़ रही है, उनके कपड़े कैसे हो रहे हैं, वो चप्पल में चल रहे हैं, उन्होंने ये सब नहीं सोचा। या दिन में 4 कपड़े नहीं बदले, एक टी शर्ट में पूरी यात्रा कर दी। इनसे पूछे इन्होंने क्या किया, झांझ बजा रहे हैं। ड्रोन एंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टॉप से शॉट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, साइड से एंगल से शॉट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। जब राहुल जी किसानों से बात कर रहे हैं तो उसके मल्टीपल शॉट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उस समय आचार संहिता चल रही थी क्या? अच्छा, ये बात मैं मान सकता हूं कि भाई आचार संहिता अभी तो ये एक फर्क मैं, चलिए मैं आपका एक्सेप्ट करता हूं। आचार संहिता चल रही थी और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं थे जिनके रहते हुए मणिपुर हुआ। सबसे गैर जिम्मेदार, सबसे घटिया भाषा बोलने वाले, सबसे ज्यादा निचले स्तर को ले जाने वाले राजनीति पर इस समय भाजपा वाले हैं। ठीक है, मैं अनिरुद्ध जी के पास जा रहा हूं। अनिरुद्ध जी, आचार संहिता में कांग्रेस ये डिमांड कर रही है कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का टेलीकास्ट नहीं होना है। चुनाव आयोग से कोई डायरेक्शन अभी तक नहीं है, तो अभी हर किसी के पास ये राइट है कि ये सारे विजुअल दिखाए जा सकते हैं और इस पर डिबेट भी की जा सकती है, इसलिए भी हम ये डिबेट लेकर आए। अनिरुद्ध जी, तो क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है जैसा कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष चुनाव आयोग में शिकायत लेकर पहुंचा है? विवेक भाई, कांग्रेस का तो पूरा जीवन ही स्टंटबाजी में बीता है भाई। कपिल सिब्बल जी सुप्रीम कोर्ट में जाके कहते हैं कि राम मंदिर पे फैसला भी मत दीजिए, नहीं तो चुनावी फायदा हो जाएगा। और वही जाके उसके पहले कहते हैं कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है। इंडी अलायंस के लोग राम मंदिर का उद्घाटन के इन्विटेशन मिलता है, वहां पे जाते नहीं है। केदारनाथ में 2019 में जब ध्यान लगाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए, इसी तरीके से ओछी बातें और बड़ी तुच्छ मानसिकता की बातें ये लोग कर रहे थे और आज भी वही काम कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ध्यान लगाने के लिए वहां पे गए हैं, तो इतनी ओछी मानसिकता और ये सारी चीजें। और किसको डिक्टेट करते हैं? दिन भर बैठ के मीडिया पे बैठेंगे, दिन भर बैठ के डिबेट करेंगे, सरकार को गाली देंगे, प्रधानमंत्री को अपशब्द बोलेंगे, उसके बाद कहेंगे कि मीडिया वाले ऐसे हैं, ये सारी चीजें, और उन्हीं खिलाफ बिल लेके आए हुए थे और उस आपातकाल में क्या किया था। तो इन लोगों के साथ में क्या है कि दोहरा मापदंड अपनाते हैं। अभी मित्र बोल रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा स्टंटबाजी नहीं था, ये था वो था, सारी चीजें थी। अगर कोई व्यक्ति जाके ध्यान लगा रहा है, भारत का प्रधानमंत्री है, तो उसमें उसको दिक्कत क्या है भाई? अगर कोड ऑफ कंडक्ट कहीं किसी चीज का वायलेंस होता, कुछ होता, तो चुनाव आयोग बैठा हुआ है, वो मॉनिटर करता। अब ये डिक्टेट करेंगे मीडिया क्या दिखाए क्या ना दिखाए, ये डिक्टेट करेंगे कौन क्या करे कौन क्या ना करे। उसके बाद में हिंदू आस्था कितना बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं, ये स्पिरिचुअलिज्म कितना बड़ा मजाक उड़ाते हैं। चुनाव आयोग से अनिरुद्ध जी जो चुनाव आयोग से शिकायत की गई उसमें कहा गया है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता का यह उल्लंघन होगा अगर प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का टेलीकास्ट किया गया, इसकी तस्वीरें दिखाई गई, तो यह चुनाव को प्रभावित करेगा। देखिए, एक बड़ा अच्छा वीडियो कुछ दिन में पोस्ट हुआ था, हो सकता किसी मीडिया मित्र बंधु ने ऐसे पोस्ट किया था। तो एक महिला से पूछा गया कि आपने ऐसी साड़ी पहनी, तो उसने कहा कि हम तो हमारे हाथ में, क्या जितने लोग वोट डालने जाते हैं क्या उनको हाथ काट
करके फेंक दिया जाए। भाई भारत के प्रधानमंत्री हैं, स्पिरिचुअलिज्म में उनका बिलीव है। भाई अब राहुल गांधी जी के बारे में ही अगर बोला जाए कि गांजा फूंकने वाले व्यक्ति को स्पिरिचुअलिज्म और मेडिटेशन के बारे में क्या पता है, तब बड़ा बुरा लग जाएगा। 11 बजे सो के उठते हैं, उसके बाद 4 जून को जाएंगे बैंकॉक जाएंगे, हर चुनाव के बाद घूम के आएंगे, तब तो इनको बड़ा बुरा लग जाएगा। क्योंकि जब इनको अध्यात्म के बारे में पता ही नहीं कि अध्यात्म है क्या, इनको नहीं पता, वेद के बारे में नहीं पता, पुराण के बारे में नहीं पता, इनको भारत के सनातन के बारे में। आध्यात्म, सनातन, हिंदू विरासत, हिंदू सभ्यता संस्कृति एक जगह है, दूसरी तरफ उसको उस पर बातचीत करना, उसको सामने रखना, वो दूसरी चीज है। आप इन दोनों को मिक्स मत कीजिए जी। जो पॉलिटिसाइज करने का आरोप कांग्रेस लगा रही है उस पर आइए, उस पर जवाब दीजिए। क्या इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है? ये कहां तक उचित है भाई? अगर कोई व्यक्तिगत जीवन में अपना कोई कार्यक्रम कर रहा है, कोई आदमी, मैं वही बात कह रहा हूं, व्यक्तिगत जीवन के कार्यक्रम को क्या प्रसारित किया जा सकता है? भाई भारत के प्रधानमंत्री हैं, क्यों नहीं किया जाना चाहिए? लोगों के बीच में मैसेज जाएगा कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं। भाई अगर कोई एक बड़े कद का व्यक्ति कोई अच्छा काम करता है तो उसको क्यों नहीं प्रसारित करना चाहिए? यश, अगर भारतीय विरासत को अगर आगे बढ़ाने की नजर से भी इसे देखा जाए तो इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? आपका छोटा सा जवाब, इसके बाद बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं। रामकृपाल जी और प्रेम कुमार जी और अक्कू जी आपके पास आ रहा हूं। ये एक जवाब मैं चाहूंगा, आप मुझे बीच में बिल्कुल ना टोकें। सबसे पहली बात तो ये, अनिरुद्ध सिंह ने अभी हमें गांजा फूकने वाला कहा था, तो ये गीले गोबर की बंदूक फूकने वालों को मैं बता देता हूं, यजुर्वेद के 9वें अध्याय में श्लोक है जिसका अर्थ यह है कि यदि राजा या शासक अपने लोगों से झूठ बोलता है तो वो अपने पद के लायक नहीं है। दूसरी बात यह है, भारत जोड़ो यात्रा का विजुअल, इसमें राहुल गांधी जी हजारों लोगों के साथ घिरे हुए हैं। अब नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, वो विवेक जी बस 1 मिनट का समय दीजिएगा, 30 सेकंड का समय दीजिएगा। ये जब असली संतों को हम कुंभ में, अरे चुप भाई, कैसा बोल रहा है तू भाई? कैसे बोल रहा है? ऐसे ही बोलूंगा, कैसे स्टूपिड आदमी को बैठाए हुए हैं? नहीं देखिए यश, तू तड़ाक नहीं, ये गली नुक्कड़ पे बहस हो तो नहीं रही है। नहीं, ये टीवी पर मत बोल, तू तड़ाक इस तरह नहीं, प्लीज। मैं कभी इस तरह की भाषा का, सुनिए मेरी बात, मैं कभी इस तरह की भाषा का पक्षधर नहीं रहा हूं। कई बार हम लोग डिबेट में साथ में बैठ चुके हैं, कई बार हम डिबेट कर चुके हैं, लेकिन कभी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मेरी डिबेट में नहीं हुआ है। तो मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहा हूं, आप लोग दोनों अपने नेताओं, विपक्षी नेताओं पर नेगेटिव रिमार्क करते हैं। आपने भी अभी कहा कुछ, मैंने आपको भी तो नहीं टोका, आपने भी नेगेटिव रिमार्क किया। तो ये आप दोनों की जिम्मेदारी है ना कि आप दोनों किस तरह से नेगेटिव रिमार्क से बच सकते हैं। विवेक जी, पहले किसने कहा? पहले इससे किसने पूछा था कि गांजा और बैंकॉक कहां से आ गया? चले जाए ना बैंकॉक चले जाओ, पूरी भाजपा उठ के बैंकॉक जाके वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस कर रहे थे बैंकॉक में, आरएसएस वाले चले जाते उनके साथ में, क्यों नहीं गए? यहां बैठ के रो रहे हो बैंकॉक। अभी तुमको यजुर्वेद का श्लोक सुनाया, उसका जवाब है अनिरुद्ध सिंह? जवाब नहीं है तुम्हारे पास? ठीक है अनिरुद्ध जी जल्दी जवाब दीजिए आप इसका। अरे सुनो भाई, क्या तुम जरा सा जवाब की बात करते हो? जरा सा 2 किताब पढ़ ली, बड़े जवाब कर रहे हो राहुल का। अरे सुनो भाई, बड़े ज्ञानी बने बैठे हुए हो। रहने दो, मैंने तुमको जो बताया है वो अरे सुनो है भाई, वेद का जवाब। अरे तुम सुनो है भाई, हेलो, तुम इतने बड़े ज्ञानी नहीं हो, तुम बैठ के यहाँ पे गांजा फूकने हो। राहुल गांधी किस में पकड़े गए थे? ड्रग्स केस में पकड़े गए थे ना, जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी। किस में पकड़े गए थे? पकड़े गए उसी में गए ना। चरसियों का काम है ये सवेरे देखिए, मैं दूसरे मेहमानों के पास आ रहा हूं। मैं इस तरह की भाषा अपने डिबेट में अलाउ नहीं करूंगा। पॉइंट्स पे आइए और पॉइंट पे बातचीत कीजिए। मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं, अगर पॉइंट्स पर आएंगे तो मैं जवाब लूंगा, वरना मैं जवाब नहीं लूंगा, मैं दूसरे मेहमानों के पास चला जाऊंगा। अनिरुद्ध जी देखिए, ये बात कर रहे हैं, चाणक्य ने भी यही कहा था, अगर जो राजा धर्म को नहीं पालन करता है, जो व्यक्ति होता है सनातन को नहीं मानता है, उसको डंडे मार के भगा देना चाहिए। धनानंद के साथ चाणक्य ने यही किया था। तो राहुल गांधी और कांग्रेस इसीलिए हटा दिए गए हैं, इसीलिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बिठाया है, और चंद्रगुप्त जब आया तो धनानंद जैसे चले गए। तो इनका जो मतिभ्रम हुआ है ना, इनका दिमागी संतुलन सबका खिसक गया है, क्योंकि 44 सीट से यही करते करते कांग्रेस 1989 के बाद में डिरेल होती चली गई, क्योंकि इन लोगों की जो मेंटेलिटी थी, ऐसे स्पोक्स पर्सन बिठाते थे। जी, आप ये कह रहे हैं, आप अनिरुद्ध ये कह रहे हैं कि सनातन का विरोध है। ठीक है, मैं प्रेम कुमार जी के पास जाऊं इस सवाल को लेकर, मैं लेकिन रामकृपाल जी के पास आ रहा हूं। रामकृपाल जी, किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, विपक्ष मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहा है, मैं आ रहा हूं यश, मैं आ रहा हूं आपके पास।
विपक्ष मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहा है, बीजेपी कह रही है अगर अपनी सनातन संस्कृति को, विरासत को आगे बढ़ाना या उसकी तस्वीर पेश करना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी भी है और प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य भी है। रामकृपाल जी। देखिए, प्रधानमंत्री या इस देश के 140 करोड़ में से कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, वो जाए, वो उसका अधिकार है। मोदी जी गए हैं, बात इसकी नहीं है कि मोदी जी कन्याकुमारी गए हैं मेडिटेशन करने, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अब सवाल यह है कि वो जब भी कहीं भी जाएंगे, अपनी माँ से मिलने जाते थे तब भी टीवी वाले दिखाते थे। अब ये चुनाव आयोग पर है कि वो इसको आचार संहिता का उल्लंघन समझता है, तो केवल इतना मोदी का जाना नहीं, उसको दिखाने पर चर्चा हो रही। मोदी जी जहाँ जाए, कोई मेडिटेशन करेगा तो उससे तो कोई आपका मतलब है नहीं पर्पज। आपने चुनाव आयोग मीडिया तो फॉलो करेगा, जाहिर सी बात है। तो देश का प्रधानमंत्री अगर कहीं जाएगा तो मीडिया फॉलो करेगा। वही आ रहा हूँ जी। लेकिन देखिए, अभी दोनों प्रवक्ताओं ने जिस तरह से बात की है, मैं एक बात कह रहा हूं कि इस तूतू मैमे में ये इस देश के मतदाता का बहुत अपमान किया जाता है। आज भी जो लोग ये सोचते हैं कि मोदी का एक एंगल दिखाने से कुछ लोग अपना वोट देने का अपना फैसला बदल देंगे, वो क्या समझते हैं इस देश के मतदाता को? आप लोग ये समझते हैं कि आप लोग तो किसी पार्टी में हैं, बड़े भारी डेडिकेटेड हैं, और मतदाता जो है वो अनपढ़ गंवार है, वो भेड़ है कि एक फोटो देख करके जो है वो अपना फैसला बदल लेगा। अरे भूल जाइए, 1952 नहीं है, 2024 है। इस देश का मतदाता बहुत प्रखर हो चुका है, समझदार है। और मैं बार बार कहता हूं कि ये लोग जो यहाँ पे जिन्होंने कंप्यूटर पे खेती समझी है, जिन्होंने कंप्यूटर पर प्रेमचंद को पढ़ा है, वो नहीं जानते इस बात को। इस देश का मतदाता जो है वो श्रमजीवी है, वो इस देश के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अंतर विरोधों को जीता है और उसका फैसला बहुत परिपक्व होता है। वो किसी का फोटो देख करके, किसी का मेडिटेशन देख करके वो बदलने वाला नहीं है। तो मेरा यह कहना है कि कृपया इस देश के मतदाताओं का के निर्णय पर आप शंका मत व्यक्त किया कीजिए। आपकी नीतियां, आपके कार्यक्रम, आप उसने जो जीवन में देखा है, उसको जो फायदा मिला है, वोट उस पे देता है। जी ठीक है, मैं प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूँ, उसके बाद अखुद जी आपके पास आ रहा हूँ। प्रेम कुमार जी, जो बात रामकृपाल जी कह रहे हैं, तो वोटर्स पर भरोसा कि वोटर्स बुद्धिजीवी होते हैं। दूसरी बात ये कि क्या इंडिया ब्लॉक को अपने कैंपेन पर यकीन नहीं है, अपने मुद्दों पर यकीन नहीं है, अपनी चीजों पर यकीन नहीं है कि मोदी अगर ध्यान लगाने भी जा रहे हैं, उसके कुछ विजुअल टीवी पर आ जाएंगे तो उससे वोटर इंपैक्ट हो जाएगा या चुनाव इंपैक्ट हो जाएगा, या फिर जो है चुनाव पर इंपैक्ट हो जाएगा, या फिर रिजल्ट पर इंपैक्ट हो जाएगा। प्रेम कुमार जी। विवेक जी, जो चुनाव आचार संहिता है, तो वो आचार संहिता तो सबके लिए समान रूप से है ना। इक्वल फील्ड्स की बात कही जाती है तो सबके लिए समान रूप पर लागू होने वाली बात होती है। अगर इसका उल्लंघन होगा तो इसका बचाव क्या इस रूप में होगा कि जनता देश की बहुत बुद्धिमान है, उल्लंघन होता है तो होने दो, एमसीसी का उल्लंघन होता है होने दो, देश की जनता बहुत बुद्धिमान है। जनता की ताकत, जनता की बुद्धिमत्ता के पीछे हम जो बात बोलना है उस जिम्मेदारी से क्यों बचना चाहते हैं? भाई, ध्यान करना मकसद है, हो सकता है उनका ध्यान बटाना भी मकसद हो, ये राजनीतिक बात होगी। लेकिन 48 आवर्स का जो साइलेंस पीरियड है, उसका सम्मान, जो पूरी चुनाव प्रणाली है, उस चुनाव प्रणाली का जो निष्कर्ष सरकार बनाना होता है, और उसके जो अगुवा हैं प्रधानमंत्री जी, वो स्वयं अगर उस 48 घंटे के साइलेंस पीरियड का सम्मान नहीं करेंगे का मतलब वो अकेले नहीं है। चुनाव आयोग की मिली भगत से यह हो रहा है। चुनाव आयोग चूंकि मिला हुआ है, मैं थोड़ा बोलने दीजिएगा, टोकिएगा नहीं। इससे पहले के हर दिन जब मतदान हो रहा था, प्रेम कुमार सरेंडर मोड में हूं। प्रेम कुमार जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, बस अपनी बात जल्दी ही पूरी करता हूं। जितने भी चरण के मतदान हुए, भाई ये टेलीविजन इंटरव्यूज 80 दिए गए,
और सबको उस दिन प्रसारित किया गया जिस दिन मतदान हो रहे थे। अब इस टेलीविजन इंटरव्यूज का 1 तारीख को मतलब नहीं होगा, चूंकि उसके बाद तो चुनाव नहीं है। तो इसके लिए एक नया इवेंट बना दिया गया और हर बार चुनाव आयोग साइलेंस पीरियड को टूटते हुए देख रहा था और एक बार फिर वो देख रहा है। तो हमारा पूरा फोकस जो यहाँ है कि चुनाव के दौरान साइलेंस पीरियड का सम्मान प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग दोनों मिल करके उसको नहीं कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। जी अक्कू जी, प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि एमसीसी फॉलो नहीं किया गया। रामकृपाल जी मुस्कुरा रहे, आपकी बातों पर उस पर जवाब लूंगा। एमसीसी का पालन नहीं किया जा रहा है और चुनाव आयोग की भूमिका संदेह के घेरे में, सबसे बड़ी बात प्रेम कुमार जी ने कही है। और मैं एक बात यहां पर दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इलेक्शन के रिजल्ट्स इंडिया ब्लॉक के फेवर में नहीं आए तो इलेक्शन कमीशन और ईवीएम दोनों पर सवाल उठने वाले हैं, ऐसा आभास होता है। अक्कू जी देखिए, बहुत कुछ बातें आपने कह दी, लेकिन सबसे पहले मैं क्षमा मांगूंगा आपसे कि अगर ऐसे प्रवक्ता इस तरीके से तू मैं करेंगे तो कृपया भविष्य में ना बुलाया जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये जो चुनाव आयोग पे सवाल उठाए जा रहे हैं, तो ये चुनाव आयोग पे सवाल हर बार उठाए जाते हैं, हर चरण में उठाए जा सकते हैं। और ये कहा जाता है कि जब पहला चरण ख़त्म हो गया तो दूसरे चरण में जो प्रचार चल रहा है उसको क्यों दिखा रहे हैं आप। तो कंटिन्यूटी को भी लेकर के इस पे सवाल उठे थे। चुनाव आयोग के ऊपर तब भी सवाल उठे हुए थे जब प्रधानमंत्री केदारनाथ बद्रीनाथ गए थे। चुनाव आयोग पे बहुत सारे सवाल उठे थे कि जिसमें राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के भी बात की जाती थी। लेकिन ये पॉलिटिकल मामला है, मुझे नहीं लगता कि इस पे चुनाव आयोग अब तक कोई कार्रवाई कर पाया है या कोई बात अपना फैसला ले रहा है। तो उसे जस्टिफाई मानता रहा है कि जो भी आपका काम है वो आप करते रहते हैं। आप कहाँ तक रोक लगा सकते हैं? आप क्या टीवी बंद करा देंगे, आप वेबसाइट बंद करा देंगे, आप यूट्यूब बंद करा देंगे? दुनिया तो ऐसा नहीं है कि आप उसको मतलब। और ये जो बात रामकृपाल जी ने कही है, वोटर एक बात से, एक ध्यान मग्न होने से नहीं हो जाता है। दूसरा, सनातन धर्म में उनकी आस्था है, वो अपना जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। और जो चुनाव किस मुद्दे से शुरू हुआ था, और अगर सनातनी मुद्दे पर जो बीच बीच में एक बार आया है तो ख़त्म भी हुआ तो भी बात समझ में आ जाती है। लेकिन इस पे बहुत सारी आपत्ति किसी काम की नहीं है, सिर्फ बयानबाजी के लिए है। और ये चुनाव आचार संहिता का क्या कार्रवाई होने जैसा प्रेम कुमार जी कह रहे हैं, चुनाव आचार संहिता तो हर किसी के लिए समान होनी चाहिए। नहीं, चुनाव ये एक तो 48 घंटे नहीं होता, 38 घंटे होता है, 10, क्योंकि सुबह 7 बजे परसों से शुरू हो जाएगा। नंबर 2 ये है कि इसमें चुनाव आचार संहिता, आप क्या है, राहुल गांधी जा कर के कहीं और ध्यान लगाना चाहे वहाँ पे भी टीवी चला जाएगा। राहुल गांधी कहीं इंटरव्यू दें तो हम प्रसारित करेंगे, आप ना, जब आप दे ही नहीं रहे प्रसारित तो आप क्या प्रसारित कर देंगे बताइए? इसमें राहुल गांधी की गलती है, टीवी वालों की गलती है या भाजपा की गलती है? अब ये भी एक, आप खुद एक काम नहीं करेंगे और दूसरा ये जो कर रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, तो प्रसारित करना तो आप कर रहे हैं। आपको ऐसा तो है नहीं कि आपसे एक इंफॉर्मेशन आईएनबी मिनिस्ट्री ने कहा है नहीं आप इसको सब मिला के प्रसारित कीजिए, आप ज़रूरी प्रसारित कर दीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की बात कोई कही जा सकती है। अब जब इक्वल लेवल फील्ड की है बात है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको अपनी जगह तलाश करनी पड़ती है, आपको दी नहीं जाती है। देना तो बात की बात है, दे तब जाएगी जब आप उसका इस्तेमाल करें। आपको कहा गया है कि आप कर लीजिए, आप नहीं कर रहे हैं तो मैं क्या कर लूंगा? चुनाव आयोग आपको प्रेम कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रेम कुमार जी को सवाल पूछना चाह रहे हैं, प्रेम कुमार जी आपत्ति करेगा? मैं बस इतना करना चाहता हूं अक्कू जी की बात पर कि हम कह रहे हैं कि टेलीवाइज तरीके से इलेक्शन के दिन में जो टेलीवाइज इंटरव्यू है उसको दिखाना आचार संहिता का उल्लंघन है। तो अक्कू श्रीवास्तव जी कहते हैं कि राहुल गांधी को किसने रोका है उल्लंघन करने से? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। हाँ, नहीं उल्लंघन करने ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उल्लंघन करने की, मैं ये कह रहा हूँ जब आप उस दिन की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ से उल्लंघन, नहीं कहाँ से उल्लंघन हो रहा है, किस धारा के तहत उल्लंघन हो रहा है? अगर वो चैनल दिखा रहा है कोई सरकारी दूरदर्शन पे या सरकारी माध्यम से, सरकारी तरीके से, तो नहीं है। और आज की दुनिया में जब सब कुछ ओपन है तो कैसे संभव होगा प्रेम भाई?
सर साइलेंस पीरियड ही मुद्दा है। उस दिन भी साइलेंस पीरियड को ही मूल आधार बना करके बोला जाता है कि यह नहीं होना चाहिए कि जहां चुनाव हो रहा है वहां उस दिन इस तरीके से साइलेंस पीरियड टूटे। हम इस चिंता पर बात कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि वो भी राहुल गांधी भी ऐसा करें। अब राहुल गांधी भी कहीं ध्यान के लिए चले जाएं, ये आप ये कह रहे हैं। नहीं, अरे आप साइलेंस पीरियड का सम्मान करने की बात कह ही नहीं। राहुल गांधी को भी ध्यान के लिए चला, हम तो कह ही रहे हैं कि अगर आपका सम्मान इस पे टूटता है तो फिर बहुत सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर वो तो आदमी साइलेंस पे गया है ना, ये तो हम ऐसे लोग हैं जो उसकी साइलेंस को भंग करने पे लगे हुए हैं। वो आदमी तो साइलेंस पे गया हुआ है, भंग कर रहे हैं ना, वो तो गया हुआ केदारनाथ साइलेंस में ना। इसको प्रधानमंत्री जी पर मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं उनको, वो मैं इसको कौन सुनिश्चित करेगा? चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग नहीं कर रहा है अपनी जिम्मेदारी को पूरा, तो हम लोग खामोश रहे, आप खामोश रहे। आपको नहीं बोलना चाहिए, हमको नहीं बोलना चाहिए कि साइलेंस पीरियड का सम्मान करिए। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम लोग नहीं, आपका आरोप जो है वो सिर्फ चैनल पे है, मीडिया संस्थानों पर है, बाकी और किसी पे नहीं है। इसमें विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है, भाजपा की कोई भूमिका नहीं है। पहले ये तय कर लीजिए कि किसकी भूमिका है। तो मीडिया संस्थान ही तो दिखा रहा है। लाइव दिखाना, डेफर्ड लाइव दिखाना, बाद में दिखाना, ये ध्यान ये मीडिया कर सकता है और चुनाव आयोग निर्देश देगा तो करना पड़ेगा। अब कोई निर्देश ही नहीं है तो मीडिया क्यों डेफर्ड लाइव करे? वो डायरेक्ट लाइव करता है। तो ये चुनाव आयोग से सीधा सवाल है। नहीं, मुझे नहीं लगता ये आपका सवाल चुनाव आयोग अभी एंटरटेन करने जा रहा है। बाकी देखिए कि आगे अभी चुनाव हो रहा है, ठीक है, नहीं करने जा रहे, सही बात है। इसका मतलब सवाल गलत ठीक है। लेकिन प्रेम कुमार जी एक बात बताइए, ठीक है, मैं रामकृपाल जी के पास जा रहा हूँ और यश के पास जा रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए, जिस चुनाव आयोग पर, जिस ईवीएम पर आप लोग ठीकरा फोड़ते हुए 2004 में चुनाव आप लोगों ने जीता, 2009 में चुनाव आप लोगों ने जीता, हिमाचल आपने जीता, कर्नाटक आपने जीता, तेलंगाना आपने जीता, आपने राजस्थान जीता, आपने छत्तीसगढ़ जीता, आपने सैकड़ों इलेक्शंस जीते, तब तो चुनाव आयोग सवालों के घेरे में नहीं था। अगर इस तरह से चुनाव आयोग को बार बार, मैं फिर वही बात कहता हूं कि इस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर बार बार सवाल खड़ा करना कहां तक जायज है? ठीक है, इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो बोलने की आजादी और सवाल पूछने की भी आजादी है, और इस बात को लेकर मैं आजादी है। प्रेम कुमार जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। यश कुछ कहना चाह रहे हैं, इस बात की भी आजादी, हम किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं और किसी भी बात पर सवाल उठा सकते हैं। लेकिन जब उसी चुनाव आयोग के जरिए आपकी सरकार बनती है तो फिर वो चुनाव आयोग सही कैसे हो जाता है? रामकृपाल जी, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। यश, आपकी बारी, बोलिए। विवेक जी, सबसे पहली बात, यदि अकू जी इतना क्लियर कट जजमेंट यहाँ दे सकते हैं कि भाई इन प्रवक्ताओं को दोबारा ना बुलाया जाए, तो उस व्यक्ति को भी दोबारा कुर्सी ना दी जाए जो महिलाओं के सामने अभद्र इशारा कर रहा है जनसभा में, या उसकी भाषा से कई बार गलतियां हुई हैं जो बड़ी गलतियां हैं, ये याद रखिएगा अकू जी। दूसरी बात, पहले मुझे गांजा चरस ये अनिरुद्ध सिंह ने बोला था, मैंने उसको जवाब दिया है, और गांजा चरस से याद आया, ये कुछ समय का इतिहास है। अडानी को देने के बाद गुजरात के पोर्ट पर कितनी ड्रग्स पकड़ी गई है, लगभग 2.25 लाख करोड़ का वैल्यूएशन है। अब वो ड्रग्स कहाँ है, कोई उस पर जांच या कार्यवाही का निष्कर्ष हमें पता नहीं है। अब आप बात कीजिए सनातन धर्म और साधना की, तो हमने हमारे जीवन में कुंभ देखा है, प्रयाग देखा है, सिंहस्थ देखा है, हिमाचल के संत भी हम सुनते हैं, जानते हैं। कोई भी इनमें से जो सच्चा तपस्वी है, अपने उस तपस्या के काल में जब पब्लिक में आता है, उसके अलावा कभी भी पता नहीं चलता कि उसकी तपस्या में क्या हो रहा है, वो कैसे कर रहा है। यही सच्ची साधना है। वो किसी को बता के नहीं दिखाई जाती, चिल्ला चिल्ला के, ये देखिए मैं मंदिर में घुस रहा हूं, मैं गर्भगृह में जा रहा हूं, मैं नतमस्तक हूं, मैं हाथ जोड़ रहा हूं। ये बातें मुझे अपने से बड़े लोगों को बतानी पड़ रही हैं, ये भी बड़े दुख की बात है। और उसके बाद बात आती है चुनाव आयोग के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की और हमारे चुनाव जीतने की। तो हमारे किसी भी समय में ऐसा कोई भी चुनाव आयुक्त नहीं हुआ जिसने कठिन सवालों के जवाब में शायरी सुना के सवाल टाल दिया हो। आज ऐसे चुनाव आयोग को हम देख रहे हैं। हम लोग कई बार, हमारे दल के बड़े बड़े नेता, इंडिया ब्लॉक के नेता जाके चुनाव आयोग से मिलने जाते हैं, बड़ी बड़ी शिकायतें रखते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। जौनपुर में अभी 2 दिन पहले ईवीएम से भरा हुआ ट्रक पकड़ा गया है, सपा के लोगों ने पकड़ा है, भाजपा वाले लेके भाग रहे थे। 20 लाख ईवीएम गायब है, जिस पर कोई कार्रवाई का निष्कर्ष नहीं है, कार्रवाई नहीं है। तो हमारे सवालों में और इनके सवालों में फर्क है इस डिबेट में तो जो 2 मेन पॉइंट है, मैं चाहूंगा रामकृपाल जी उस पर जवाब दे, अनिरुद्ध जी इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। 2 मेन पॉइंट है। एक मेन पॉइंट यह है कि भाई हर चीज को पॉलिटिकल इवेंट क्यों बनाया जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कौन सी चीज पॉलिटिकल इवेंट नहीं होती है।
आजकल तो नेता जेल से बाहर आते हैं तो वो भी पॉलिटिकल इवेंट बन जाता है, उसमें भी रैलियां होती है, रोड शो होते हैं और जगह जगह तक वहां पर जो है झंडे और पार्टी के लहराए जाते हैं और इनकलाबी भाषण दिए जाते हैं। दूसरी बात जो ये है कि चुनाव आयोग पर सवाल उठाया जा रहा है, ठीक है उठाइए, चुनाव आयोग पर सवाल उठाने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर मैं इस पर आपत्ति जाहिर नहीं करता हूं, लेकिन सवाल फिर उसी बात का है, उसी सुचिता का है कि जब आप चुनाव जीतते हैं तो फिर चुनाव आयोग सही कैसे हो जाता है? उसका जवाब यह है विवेक जी कि तेलंगाना और कर्नाटक के चुनावों के समय में चुनाव होने और उसकी नतीजे आने में समय उतना नहीं था। आज हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन यह चुनाव दुगना समय ले रहा है। 2009 का चुनाव या शायद 4 का चुनाव 22 दिन में हो गया था, ये 42 दिन 44 दिन चलने वाला चुनाव है, 7 चरण हो रहे हैं और उसके बाद चुनाव आयोग अगेन डिजिटल इंडिया होने के बावजूद इस देश की आबादी 140 करोड़ की है, 98 करोड़ के आसपास वोटर्स हैं। कई पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां पर पोलिंग एजेंट्स को पहुंचने में 4 से 5 दिन का वक्त लगता है। तो कई पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां 30-30, 40-40 और 100-100 किलोमीटर तक ट्रैकिंग करनी पड़ती है। आपको विवेक जी फिर भी चुनाव आयोग को अपने चुनाव का डेटा यदि पब्लिश करना है तो वो एब्सोल्यूट नंबर्स क्यों नहीं देता? और कुछ दिनों बाद वोटिंग परसेंटेज अचानक 4-4, 6-6% कैसे बढ़ जाता है? या तो उन्हें पब्लिश नहीं करना चाहिए, पहले एक ही बार में पब्लिश करें। 2-2 बार 2 अलग फिगर्स पब्लिश करते हैं, एब्सोल्यूट नंबर देते नहीं है और उसके बाद यदि कोई आरटीआई लगाता है तो कहा जाता है कि आप अलग अलग राज्यों में जाके पता कीजिए। ये विसंगतियां सवाल उठाती हैं। नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूंगा कि चुनाव आयोग वाले डिबेट में किसी एक्स पोलिंग ऑफिसर को या चुनाव अधिकारी को मैं अपने साथ रखूं जो आपके इन सवालों का जवाब दे पाए। रामकृपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके अनुरोध जो आपके पास आ रहा हूं। रामकृपाल जी देखिए विवेक बाबू, मैं एक बात कहूंगा कि आज का टॉपिक जो था उसके इतर मणिपुर भी आ गया, पता नहीं क्या आ गया। मेरा तो मानना है कि हम भारत की दुर्दशा पर निबंध क्यों लिखने लगे हैं? अरे एक आज का टॉपिक था, मोदी जी का जो ध्यान देने गए हैं उसका टेलीकास्ट करना आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं है? सीधी सीधी एक बात है। हम सब लोग यहाँ बैठ करके हम सब लोग वकालत कर रहे हैं, हम जज नहीं हैं। जज जो है वो जनता है। और जो मैंने पहले कहा था, मैंने जनता को बुद्धिजीवी नहीं कहा था, मैंने कहा था यहाँ 2 तरह के क्लासेस हैं। आज की तारीख में हिंदुस्तान में क्लियर कट 2 वर्टिकल्स हैं, एक है बुद्धिजीवी, एक है श्रमजीवी। उसको आप अंग्रेजी में कहिए क्लासेस एंड मासेस। और हमेशा मैंने देखा है कि मासेस का फैसला जो क्लासेस का होता है, क्लासेस चौथता है। और ये ऐसा कैसे हो गया? फिर बाद में यही क्लास क्या बोलता है कि भीड़ जुटाई गई, मतदाताओं को खरीद लिया गया। यानी हर बार ऐसा होता है कि जैसे वोटर बेवकूफ है, हम इतने बड़े बुद्धिमान हैं। ये मैं इसीलिए बात कहता हूं, एक बात समझ लीजिए, इस देश में जो गेहूं और फौलाद पैदा करता है ना, वो इस देश की गरीबी, इस देश का सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कॉन्ट्रडिक्शंस, उसकी विसंगतियों को जीता है। और वो ज्यादा बुद्धिजीवी है बनस्पत उन लोगों के जिन्होंने मुंशी प्रेमचंद को लाइब्रेरी में पढ़ा है। उसने अपने सामने इस तरह के पात्रों को गांव में देखा है, हमने भी देखा है। एक बात। दूसरी बात, ये जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा है, चुनाव आयोग ऐसा हो गया, माफ कीजिए आज बहुत समय नहीं है जी। मैंने सन 62 के बाद से पूरा का पूरा देखा है और कांग्रेस के जमाने में कैसा चुनाव आयोग हुआ करता था, कैसी जुडिशरी हुआ करती थी, इमरजेंसी क्या था। मुंह मत खुलवाइए, आप अपनी बातें मत कीजिए। आपके जमाने में कांग्रेस में सिर्फ प्रधानमंत्री इलेक्शन कमिश्नर को चुनता था, कोई दूसरा नहीं। आज तो कम से कम वहां पर कुछ लोग बढ़ाए गए हैं। आज तो कम से कम ये हो रहा है कि लीडर अपोजिशन को बुलाया जा रहा है। कांग्रेस के बारे में बताइए ना, सिर्फ सरकार चुनती बिल्कुल थी। पास में जाएंगे तो कई सारे सवाल उठेंगे। मैं रामकृपाल जी अक्कू जी के पास जा रहा हूं, चूंकि अक्कू जी कुछ कहना चाह रहे हो और शायद वो थोड़ी देर में निकल भी जाएंगे। उसके बाद अनुज जी आपके पास आ रहा हूं। अक्कू जी क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, वो क्या चुनाव ये देश में पहली बार 7 चरणों में हो रहे हैं? नहीं हो तो 2019 देख लीजिए। दूसरा, ये किस्सा सुना दे रहा हूं।
जब हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश में थे और सीबी गुप्ता बतौर चीफ मिनिस्टर चुनाव हारे थे, रामकृपाल जी को भी किस्सा बहुत पूरी तरीके से याद होगा। तो सीबी गुप्ता ने हेमवती नंदन बहुगुणा से पूछा कि लखनऊ कैंट के चुनाव में साहब आपने हमें कैसे हरवा लिया था, तो कहने ट्रक जो था वो उड़ गया था। लेकिन इस बार कोई ट्रक उड़ा नहीं है। जौनपुर के डीएम ने 3 दिन पहले खुद सामने आके कहा था कि रास्ता भटक गया, वो सही जगह पे है। तो या तो जौनपुर का डीएम झूठ बोल रहा है और या ये कि हम सब लोग सही बोल रहे हैं। तो तथ्यों को ऐसे रखिए जो सही तरीके से हो, ना कि एक भ्रामक तरीके से। बहुत बहुत आभार आपका। ठीक है आखू जी, मैं जा रहा हूं अनिरुद्ध जी के पास। अनिरुद्ध जी, जो सवाल चुनाव आयोग पर उठाए जा रहे हैं वो ये उठाए जा रहे हैं कि चुनाव का फेज इतना लंबा कैसे है, बार बार इतने बड़े स्पैन में चुनाव क्यों कराया जा रहा है, जिसे चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठते हैं। अनिरुद्ध जी। विवेक जी, रामकृपाल जी ने एक बहुत बढ़िया बात करी, हम लोगों के फादर फिगर जैसे हैं वो, कि आज की जनता को जिस तरीके से कांग्रेस या इंडी अलायंस मूर्ख समझती है कि वो जो कुछ बोलेंगे जैसे बोलेंगे। अभी अक्कू जी ने बताया कि क्या कहते हैं ट्रक उड़ा नहीं, भाई हर ट्रक पे जीपीएस लगा होता है, उसका प्रॉपर ट्रैकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम बना हुआ है कि, और सारा ईवीएम की जितने, अब खैर उसका एक्सप्लेन करने का समय नहीं है। तो इन सब चीज़ों को लेके जिस तरीके से ये बता रहे हैं, ये कहते हैं कि अभी कांग्रेस के मित्र बोल रहे हैं कि बताने की ज़रूरत क्या है, हिमाचल में ये साधु, वहाँ कुंभ होता है, यहाँ सिंगस्त होता है, तो राहुल गांधी को कोट पे जनेऊ पहनने की क्या ज़रूरत है, बताने की क्या ज़रूरत है। फिरोज खान के मजार पर कभी नहीं जाके बोलते हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं, जरूर बताते हैं हम कॉल ये हैं फलाने गोत्र के ब्राह्मण है। वो खैर समझने की वो नहीं है कि कौन कैसे किस तरीके से है। चुनाव आयोग में, यही एक चुनाव आयोग में, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे, वो बाद में जाके मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कांग्रेस सरकार में चुनाव लड़ते, कांग्रेस के उसमें चुनाव टिकट पे चुनाव लड़ते हैं और फिर जाके मंत्री बनते हैं। एक और चुनाव आयुक्त मुरादाबाद में रॉबर्ट वाड्रा की बाइक रैली के किस तरीके से प्रदर्शन होने के और सारा सब कुछ कंप्लेन करने के बावजूद भी उन्होंने नहीं किया और उसके बाद जबरदस्त चलता रहा, वो भी चले गए, वो भी आज खूब बोलते रहते हैं। तो कई चीजें हैं कि सारी विडंबना, और वो व्यक्ति जो देश में आपातकाल लगाए हुए हैं वो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, जो कैबिनेट का अध्यादेश फाड़ के फेंके हुए वो लोग बैठ के दुहाई दे रहे हैं। ये लोग एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि आगे चल के आप ईवीएम के बारे में क्या कंप्लेन करेंगे, आगे चल के चुनाव आयोग के डेटा के बारे में क्या बोलेंगे। एक स्क्रिप्टेड स्टोरी होती कि हम सडन कोई स्टोरी तो ला नहीं पाएंगे, तो एक स्क्रिप्टेड स्टोरी रहेगी, भाई मीडिया ने नहीं दिया, ये नहीं दिया। अरे क्यों नहीं 71 से ज्यादा इंटरव्यू अगर प्रधानमंत्री जी ने दिया है तो राहुल गांधी क्यों नहीं जाके इंटरव्यू देते हैं, यूट्यूब पे आके वीडियो पोस्ट कर देते हैं मछली खाते हुए मटन खाते हुए, अपना जाए इंटरव्यू दो। अगर कोई मीडिया वाला इंटरव्यू, लोग तो लेते ही रहते हैं, उनके पीछे चलते हैं, क्यों नहीं आके करते हैं, वो क्यों नहीं जाते हैं। तो बातें बुरा लग जाती हैं कि भाई बैंकॉक जाएंगे तो उसको भी मीडिया दिखाता है, तो उसमें बुरा लगने की क्या बात। एक व्यक्ति स्पिरिचुअलिज्म में जाता, अध्यात्म में जाता, एक व्यक्ति बैंकॉक जाता, तो उसमें दिक्कत क्या है भाई। मीडिया दोनों को दिखाता, दोनों की स्पेस देता है। ठीक है प्रेम कुमार जी, क्या जवाब होना चाहिए इसका, अगर सवाल इस बात को लेकर उठाए जा रहे हैं सीधा कि इससे पहले भी लंबे स्पैन में चुनाव कराए जाते रहे, इससे पहले भी चुनाव में वक्त लगता रहा है। देखिए, हमने विज्ञान में तरक्की की और कहते हैं हम डिजिटल एरा में हैं, तो हमारा चुनाव का समय कम होना चाहिए, चरण भी कम होने चाहिए, टर्नआउट भी जल्दी बताए जाने चाहिए, चुनाव परिणाम भी जल्दी आने चाहिए। अगर ये सब नहीं कर सकते तो बैलेट पेपर ठीक था, वो तो पहले हम लोग चुनाव नहीं बीजेपी कह रही है ये रिजल्ट से पहले के, अगर ये रिजल्ट से पहले के बहाने, ये स्क्रिप्ट तैयार की गई है पहले से। नहीं, ये बीजेपी दोनों चित भी पट, उन्हीं की पट भी उतनी जी गलत तरीके का इस्तेमाल भी करेंगे और उस पर कोई सवाल भी ना उठाए, दोनों ही बात नहीं चलेगी ना। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी कि डीएम ने जो बात कह दी, ट्रक पकड़ लिया। अरे वो ट्रक अगर जीपीएस से था तो गुम कैसे हो गया, जीपीएस से इनेबल था। और जब जनता पकड़ लेती है ट्रक को, उसी के बारे में डीएम ब्रीफ करता है। बाकी जो ट्रक जिसको जनता ने नहीं पकड़ा उसका कभी ब्रीफिंग सुना क्या आपने? वो नहीं सुनेंगे। जनता जब पकड़ लेती है तब बोलते हैं कि डीएम की बात मानो, उसने कहा कि ट्रक गुम हो गया था। ये है सच्चाई। बहुत सारे मामले जो जनता की पकड़ में नहीं आते वो ब्रीफ तो नहीं करते। क्यों नहीं करते ब्रीफिंग? और भी तो ट्रक गुम हुआ होगा, और भी वो महाराष्ट्र में अमरावती में जो व्यक्ति कम बुद्धि वाला निकला, मेंटल निकला, तो और भी तो कर्मचारी हो सकते हैं। जब जनता पकड़ लेगी
तभी अब पता चलेगा कि वो व्यक्ति कम बुद्धि वाला था और उसने बिजली काट दी और अंधेरा कर दिया। इसका तो पूरा ब्यौरा देना चाहिए ना, कहां कहां ऐसी घटनाएं घटी हैं। जी नहीं, लेकिन सवाल फिर उसी बात को लेकर है कि क्या ये हार से पहले का एक स्क्रिप्ट तैयार किया जा रहा है, जैसे कि बीजेपी आरोप लगा रही है। अनिरुद्ध जी कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद मैं आ रहा हूं। देखिए प्रेम जी ये कह रहे हैं कि अगर जिसके प्रदेश में जिसकी सरकार है, जिलाधिकारी या एसपी उसके अनुसार काम करता है, इसका मतलब कर्नाटक, तमिलनाडु, और इसका मतलब आप यही काम करेंगे। ऐसा नहीं होता है प्रेम जी, ये बेबुनियाद बातें होती हैं। इसका तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि कर्नाटक का में आप कांग्रेस की सरकार साइड रखें, ये करेंगे और बीजेपी जाके ईवीएम। डीएम जिला का निर्वाची पदाधिकारी होता है। आप ये चुनाव आयोग जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, कंट्रोलिंग पावर डीएम के पास में ही होता है। कंट्रोलिंग पावर उसी तो वहां पे वो डीएम उसके अनुसार कर लेगा, वहां पे डीएम उसके अनुसार करेगा। ये डिस्क्रिमिनेशन कहां से लाते हैं प्रेम जी आप लोग? ये डबल ये डिस्क्रिमिनेशन कहां से लेके आते हैं? एक जगह तो आपकी बातों का अर्थ अलग हो जाएगा, एक जगह आपकी बातों का, आप लोगों की बातों का अर्थ अलग हो जाएगा कांग्रेस रूलिंग स्टेट में। मैंने तो आपकी बात को क्रॉस किया। एग्जैक्टली आप लोग स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, पार्टी की सरकार स्क्रिप्ट आप लिख रहे हैं। निर्वाची पदाधिकारी सीधे चुनाव आयोग के मातहत है। आप अभी मीडिया को चिल्ला रहे हैं, इस तरह की दलीलें दे रहा है जो हम उस पर उंगली उठा रहे हैं। अब उसमें अगर लॉजिक नहीं दिखता है तब आप वही चीजें कांग्रेस स्टेट में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में बात आती है, तब आप लोग जब हम वहां पे ये केवल आप एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। अगर भैया की ईवीएम हैक हो जाएगी, कुछ दिन पहले ये आप लोग स्क्रिप्ट लिखे, वो सब लोग जाके यहां से लेके प्रदर्शन शुरू हो गया, और जब क्या कहते हैं चुनाव आयोग ने चैलेंज करके बुलाए, आके हैक करके दिखाओ, सब लोग भाग गए, कोई नहीं पहुंचा उसके वर्कशॉप में। उसके बाद में ये स्क्रिप्ट है, डेटा ऐसा हो जाएगा, ये डेटा बाद में रिलीज हुआ, वो डेटा। अरे भाई डेटा कंसोलिडेट होने में समय लगता है, डेमोग्राफी अलग है, ज्योग्राफी अलग है, हर स्टेट की स्थितियां अलग होती हैं, सिक्योरिटी पावर रिसोर्स लगे लेते हैं। 11 दिन का समय लगता है अनिरुद्ध जी। आप क्या चाहते हैं? उसके बाद का डेटा तो बहुत जल्दी आ गया। नहीं, डेटा कंसोलिडेट एक एक डेटा एक वोट महत्व होता है, एक वोट का अगर होता है, कल को यही लोग चले जाएंगे, कल को यही लोग कोर्ट में जाएंगे, चुनाव आयोग के सर पे बैठेंगे कि 500 वोट से हम चुनाव हार गए, हम 2 लाख से चुनाव हार गए। एक डेटा इंपॉर्टेंट होता है, कंसोलिडेट कैसे करेंगे प्रेम जी बताइए? डेटा को कंसोलिडेशन होने में समय लगता है, एक वोट जब जहां पे इंपॉर्टेंट होता है। जनता ने दबाव बनाया, अब उसका टाइमिंग जो है थोड़ा पहले से दुरुस्त हुआ, वरना जनता अगर दबाव नहीं बनाती, नहीं बोलती, तो चुनाव आयोग मस्ती से और बाद में आयोग देता है। पहले कितने इलेक्टोरल बॉन्ड में अरे प्रेम कुमार जी, रामकृपाल जी बैठे हुए थे, प्रेम कुमार जी, चुनाव आयोग धन्यवाद का पात्र होना चाहिए, इतना बड़ा इलेक्शन संपन्न कराया। अभी आप कह रहे चुनाव आयोग मस्ती में चल रहा है और आराम से डेटा निकाल रहा है, तो क्या चाहते हैं आप? ईवीएम को इंटरनेट से कनेक्ट कर दें, ईवीएम को फाइबर ऑप्टिक से कनेक्ट कर देते हैं। बहस अभी कर ही नहीं रहे हैं, नहीं एक अलग बहस है, लेकिन जो अरे भाई साहब, तो वो डेटा निकलने में टाइम लगेगा ना सर, वो डेटा निकलने में टाइम लगेगा, वही बात तो कह रहे हैं बाकी लोग। प्रेम कुमार जी, अगर आप चाहते हैं कि ईवीएम मशीन को फाइबर ऑप्टिक से कनेक्ट करके शाम में वोटिंग खत्म हुई और अगले 5 मिनट में रिजल्ट, कि भाई वजह ले जा रहे, मैं जहां बात कर रहा हूं बात कीजिए। वोटिंग रिजल्ट उसी से तो आएगा कितना % वोटिंग हुआ है, उसका सम्मान ईवीएम से ही तो पता चलेगा सर। उसका सम्मान करने जी आप फिर कहां बात कर रहे हैं? आप बहस लेके बैठे हैं साइलेंस पीरियड का उल्लंघन और सम्मान को लेकर के। तो उस साइलेंस पीरियड पर चुनाव आयोग अगर टेलीविजन को नहीं निर्देश देगा और वो दिखाता रहेगा, तो सवाल तो तब भी बनेगा जब ठीक है। रामकृपाल जी इस पर जवाब देंगे, उसका यश आपके पास आ रहा हूं मैं। रामकृपाल जी, सवाल मौजूद रहेगा, खत्म थोड़ा हो जाएगा ये सवाल। तो सर हर आदमी तो हर नेता पॉलिटिकल स्टंट कर रहा है ना। चुनाव में किस नेता ने पॉलिटिकल स्टंट नहीं किया? कोई हेलीकॉप्टर में बैठकर आचार संहिता के दरमियान मछली फ्राई खा रहा है और कोई मटन फ्राई कर रहा है, तो कोई अलग अलग तरीके से कर रहा है, कोई चुनावी चर्चा कर रहा है, कोई कह रहा है कि भाई इस बार जो है वो एनडीए का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो हर चीज तो कैमरे पर है, कौन सी चीज कैमरे पर नहीं है आज की तारीख में? मुझे बताइए ना प्रेम कुमार जी। साइलेंस पीरियड का सवाल है, ठीक है। रामकृपाल जी से मैं इसका जवाब ले लेता हूं। साइलेंस पीरियड का सम्मान क्यों नहीं है रामकृपाल जी? इधर उधर क्यों भटका रहे हैं आप? जी नहीं भटका रहा हूं मैं, कहीं नहीं भटका रहा हूं प्रेम कुमार जी, आप नाराज मत हुआ कीजिए, बस नाम अनुरूप आप प्रेम से बात कीजिए डिबेट में। मैं किसी को नहीं भटका रहा, मैं रामकृपाल जी से जवाब ले रहा हूं। नहीं, मेरा कहना है कि साइलेंस पीरियड में मौन हो जाना, अगर मौन होना भी
आचार संहिता का उल्लंघन है उसको टेलीवाइज करने पर बात हो तो रही ये इस पर चुनाव आयोग देखे। अरे सुन तो लीजिए प्रेम कुमार जी, मुझे पूरा कह लेने दीजिए। और अगर उसके टेलीवाइज करने को लेकर के ये है तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, 2019 में भी यही हुआ था। अगर ये इतना बड़ा मुद्दा था तो इस देश की तमाम संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग है, वो नहीं मानता, उसके बाद अदालत है, आप इस पर आज एक फैसला करवा लिए होते, लेकिन आप तभी आएंगे नहीं। एक अरे प्रेम कुमार जी देखिए, मैं आपके बीच में एकदम नहीं बोला हूं, तो थोड़ी देर शांत रहिए, मैं खुद अपनी बात बोलूंगा। एक बात यह है, दूसरी बात जैसा अभी कह रहे थे एक और कि जनता ने ऐसा किया, कम से कम हमारी आज की डिबेट में जनता और वोटर आया तो सही, जनता को का बड़ा सम्मान किया अभी बोलते हुए। तो जो जनता इतनी जागरूक है कि वो ट्रक पकड़ सकती है कि कहीं गड़बड़ी न हो, वो जनता एक फोटो देख करके अपना फैसला नहीं बदलती वोट देने का। प्रेम कुमार जी ये निश्चिंत रहिए, जनता हमसे आपके, हम ये नहीं कहते हैं आपसे ज्यादा बुद्धिमान सही और गलत, मुझसे नहीं, मैं अपनी राय दे रहा हूं। मैं सुनिए, तो आपके हिसाब से 2014 में जो मोदी की सफलता थी उसका श्रेय मनमोहन सिंह को जाना चाहिए। ये मनमोहन सिंह के पूरा प्रशासन सब कुछ यूपीए के अंडर में था। उसके बाद अगर बीजेपी जीती है तो या तो आप ये कहिए कि 14 में कोई तिकड़म नहीं हुआ था, ये बीजेपी का जो बिल्कुल जो उसकी जीत थी वो निष्कलुष है, या कहिए कि मनमोहन सिंह ने जानबूझ करके सोनिया गांधी ने मोदी को जिताया क्योंकि सारा प्रशासन उनके हाथ में था। और अगर 2014 में बीजेपी जनता के मत से जीती है सही मामले में, तो 19 और 19 में कैसे खराब हो गई, इसका क्या नहीं, वही तो पूछ रहा हूँ। 14 में उड़ाई गई थी, आप बताइए ना। नहीं उड़ाई गई थी तब तो बीजेपी आई, आप ही की बात से कह रहा हूँ। हाँ, उसके बाद जब नहीं उड़ाई गई थी तब भी बीजेपी आ गई, ईवीएम उड़ाई जाएगी तब भी बीजेपी आ जाएगी। अरे प्रेम जी एक ही बात कहिए, सुनिए अभी मेरे पास रामकृपाल जी, प्रेम जी मेरे पास वक्त रहता है, डिबेट थोड़ा और आगे बढ़ा लेता है। यश काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, यश आपका क्लोजिंग रिमार्क, उसके बाद अनिरुद्ध जी आपके पास आ रहे हैं। विवेक जी देखिए, बात ये नहीं है कि ईवीएम क्या कर रही है, बात ये है कि ये पत्थरकांडी में बीजेपी के प्रत्याशी हैं कृष्णेंदु पॉल, इनकी गाड़ी में पिछले दिनों पर्सनल गाड़ी में ईवीएम पकड़ाई गई थी।